Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy. I hope you all are doing well. I hope you all are fine. I am Arpit Chaturvedi and this is GATE Biochemistry. That is we are just our GATE Biochemistry course is going on, and today in this class we are going to know about the levels of protein structure and folding. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी समझने में मज़ा आने वाला है, काफ़ी पढ़ने में मज़ा आने वाला है और ये चीज़ ऐसी है जो हमेशा आपके साथ रहेगी. आप एक बार अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो जितने भी एग्जामिनेशन है, नॉट ओनली गेट, जितने भी एग्जामिनेशन है वहाँ पे सब में आपको हेल्प मिलने वाली है इस टॉपिक से. तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली अगर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर प्रोटीन फोल्डिंग या प्रोटीन स्ट्रक्चरल लेवल्स ऐसा क्या अलग है बाकी सबसे इसमें जो हमें इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ रहा है या इतना ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ रहा है. बेसिकली कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा याद रखने वाली है वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाऊँगा कि जो आपको याद रखना है. तो अगर बात करी जाए प्रोटीन्स की, ठीक है, तो प्रोटीन्स को इतना ज़्यादा इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि प्रोटीन्स के जो अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही रोल तो वो बहुत ज़्यादा हैं. भले ही हम स्ट्रक्चरल रोल देखें, हम फंक्शनल रोल देखें. स्ट्रक्चरल रोल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कोलेजन आ जाएगा, केराटिन आ जाएगा, इलास्टिन आ जाएगा, ढेर सारे प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं. और फंक्शनल रोल की अगर हम बात करें तो ढेर सारे हार्मोन्स हैं हमारे पास, पेप्टाइडल हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं, प्लस हमारे पास ढेर सारे एंजाइम्स हैं. आपको पता है एंजाइम्स जो है वो सभी के सभी प्रोटीन से बने होते हैं या प्रोटीन्स के होते हैं. ओके, तो बेसिकली आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वास्ट हमारे पास फंक्शन है, कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमको प्रोटीन की. ओके, तो इसीलिए प्रोटीन की इतनी ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करी जाती है और इतना ज़्यादा प्रोटीन में हमको अलग अलग टाइप्स के स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो बेसिकली अगर हमको पता चले, जैसे हम लोग प्रोटीन के बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो हमें पता चल चुका है कि प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है जो कि ढेर सारे अमाइनो एसिड को एज अ मोनोमर यूज़ करके बना हुआ है. ठीक है, अब आपको पता है नेचुरली जो हमारे प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड होते हैं वो ऑलमोस्ट 20 होते हैं. ठीक है, तो उससे मिलके ये बना हुआ है. तो बेसिकली अगर सिर्फ सब में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट चेन्स बनी होती है अमाइनो एसिड की तो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाता. पहली चीज़ तो ये है कि आपके जितने रेजिड्यू हैं उतने आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उसको 20 अमाइनो एसिड लगा के कितने भी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो. लेकिन उसके बाद उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, उसका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो लाता है प्रोटीन में स्ट्रक्चरल लेवल्स. ठीक है, कि प्रोटीन अपने प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है, टर्शरी लेवल पे है या क्वाटरनरी लेवल पे है, और वो चीज़ें हम लोगों को देखनी है. ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है. सबसे पहली बात, एक अमाइनो एसिड को हम जब पॉलीमर या प्रोटीन की बात करेंगे तो वहाँ पे उस अमाइनो एसिड को हम रेजिड्यू बोलेंगे. ठीक है, उस प्रोटीन का एक रेजिड्यू है अमाइनो एसिड. अब बेसिकली इसके बाद आपको क्या सारी चीज़ें देखनी है कि एक, अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक अमाइनो एसिड अपने एडजेसेंट अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ता है. ठीक है, एक अमाइनो एसिड अपने एडजेसेंट अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ता है. अब होता क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ता है तो ये कैसा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल पे देखने को मिलेगा, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो या डाइसल्फाइड लिंकेजेस हो. इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चरल लेवल्स ऊपर जाने वाले हैं वहाँ पे आपको नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन ही मिलने वाले हैं. वो सभी के सभी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कौन से हैं? हाइड्रोजन बाइंडिंग है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयनिक इंटरेक्शन है, वैन डर वाल फोर्सेस हैं, हाइड्रोफोबिक पैकिंग है. ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब आप 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से ऊपर जाएंगे. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेप्टाइड बॉन्ड बना था, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और ब्रिजेस बने थे, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर था. उसके बाद अब जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं वो सब सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसको लेके जाएंगे. लेकिन वहाँ पे हमें कोवेलेंट नहीं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. इन्हीं सारे लेवल्स को हमें पढ़ना है. तो बेसिकली अगर हम देखें कि क्या क्या फंक्शन है या क्यों हम इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं प्रोटीन के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि प्रोटीन हमको कितना ज़्यादा मतलब वास्ट देखने को मिल रही है, कितना ज़्यादा एरिया हमको देखने को मिल रहा है प्रोटीन का. जितनी भी बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स हैं, मसल प्रोटीन्स
वहाँ पे हमको देखने को मिल रही हैं। आपके जितने भी प्रोटेक्शन हैं, सपोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, सभी एरियाज में, सभी फ्लूइड में आपको कोलेजन और केराटिन देखने को मिल रहा है, जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रिक्शन से बचा रहे हैं। ठीक है, आपको जितने भी झटके लगते हैं, आप एकदम से कहीं कूदते हैं, चलते हैं, तो वो सारे झटकों से बचाने का काम कौन करता है? कोलेजन करता है, प्लस आपके जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स होते हैं वो करते हैं। ओके, फिर सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज की जा रही है प्रोटीनेशियस एंजाइम से। ज़्यादातर फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन जो है वो कैटेलाइज कर रहा है प्रोटीन का डिग्रेडेशन या प्रोटीन को क्लीव कर रहा है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, क्वाइमोट्रिप्सिन कहाँ कट करता है। ओके, फिर क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, वो भी सब क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं? ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाहर से सेल के अंदर या सेल से बाहर की तरफ। ठीक है, या जो आपके और मॉलिक्यूल हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, सीरम एल्ब्यूमिन हो गया। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। प्लस प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में, एनर्जी स्टोर करने में भी काम आ रहे हैं। मिल्क केसिन हो गया, हमारे पास ओवा एल्ब्यूमिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। फॉरेन बॉडीज से हमको प्रिवेंट कर रहे हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, जो फाइब्रिनोजन है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको पता है कि ये हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, और ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जो फॉरेन एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना वास्ट रोल है प्रोटीन का, और इसी वजह से हमको इतना ज़्यादा प्रोटीन पे फोकस करना पड़ता है। तो अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चरल लेवल्स की बात करना चाहें तो हमको प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चरल लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली बड़ा नॉर्मल सा है, सिंपल सा 4 स्ट्रक्चरल लेवल हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रोटीन या तो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहेगा, सेकेंडरी में रहेगा, टर्शरी में रहेगा या क्वाटरनरी में रहेगा। ठीक है, ये सुनने में नाम बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन है ये बड़ा इजी सा, आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो मेजरली प्रेजेंट किया जाता है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेट्स और बीटा टर्न से। ओके, ये सारी चीज़ें भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और जो बीटा टर्न्स हैं हमारे वो। तो बेसिकली हम लोग शुरू करने की कोशिश करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ कि आखिर एक प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरली प्रोटीन कैसा बन रहा है। तो आप सभी को पता है कि प्रोटीन कहाँ बनता है। जो प्रोटीन की मशीनरी है हमारी वो क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम अगर हम देखें तो ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, और इसके बीच में जो हमारा mRNA होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको ये बंद करते हैं और एक एक करके कोडॉन्स को यूज़ करते हुए ये अमाइनो एसिड्स को ऐड करते चले जाते हैं। तो जब एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब ये अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐड होके इस तरीके से चेन बन रही होती है जिसमें कोई फोल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल वेरिएशन नहीं है, एकदम नॉर्मल, बस एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, पांचवा, ऐसे करके एक चेन जो बन रही होती है अमाइनो एसिड्स की, जिसको हम इस प्रोटीन कहते हैं, उस वक्त जब वो सिंथेसाइज होती है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल्स अबाउट लाइक 1, 2, 3 and 4 all the amino acids are just bind with the covalent bond। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, लाइक दिस इज एन टर्मिनल, ओके, फ्री NH2 टर्मिनल, मेथियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, एलेनिन, वेलिन, फिनाइलएलेनिन एंड दिस इज C टर्मिनल। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोटीन ने क्या किया, जिसमें भी प्रोटीन क्या है, सारे के सारे अमाइनो एसिड कोवैलेंटली लिंक्ड हैं। ठीक है, सारे के सारे अमाइनो एसिड कोवैलेंटली लिंक्ड हैं। और अगर आपको पता है कि अगर ये प्रोटीन या अगर ये राइबोसोम अटैच्ड है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये प्रोटीन जब मूव करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, तो वहीं पे प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमेरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है, और वो इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में आते हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं, तो बिल्कुल इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर लीजिए। जो
आपके डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, वो आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही बन जाते हैं। ठीक है, जितने कोवेलेंट लिंकेज हैं सब प्राइमरी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। इसके बाद जितनी चीज़ें होने वाली हैं वो सब नॉन कोवेलेंट लिंकेज से द्वारा होने वाली हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की खास बात क्या है, क्यों उतना ज़्यादा प्राइमरी स्ट्रक्चर पे फोकस किया जा रहा है? भाई ये तो नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, नॉर्मल अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा हम अहमियत दे रहे हैं? तो होता क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता है जो आगे के जो स्ट्रक्चर हैं, जो हायर स्ट्रक्चर हैं, वो नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पहली बात तो सीक्वेंस देता है। ठीक है, आपको प्रोटीन का सीक्वेंस देता है। तो अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ ऐसी सीक्वेंसिंग करना चाह रहे हो, प्रोटीन को मैच करना चाह रहे हो, तो आप प्राइमरी लेवल ही मैच करोगे। ठीक है, कि हाँ अगर इसका सीक्वेंस इससे मिल रहा है तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। दूसरी चीज़, प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द हायर स्ट्रक्चरल लेवल्स। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल लेवल ऐसा है जो आगे के स्ट्रक्चरल लेवल को डिटरमाइन करता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है या उस पर डिपेंड होता है। तो बेसिकली जैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वैसा ही उसके हायर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या हायर स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे। कैसे? आपको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं। कोई अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक है, कोई हाइड्रोफिलिक है, कोई आपका अब चार्ज्ड है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई निगेटिवली चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी के सभी अमाइनो एसिड एडजेसेंटली प्रेजेंट हैं आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अब इसमें के जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम प्रोटीन के अंदर की तरफ रहें, कोर की तरफ रहें। जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि बाहर की तरफ रहें। प्लस जो चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे, जैसे कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो दोनों एक पास रहने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर रहा है कौन? प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब हमको ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है तभी तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब आप ये कहो, जैसे भी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बनती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बनती है। अब ये कैसे बन गई अल्फा हेलिक्स? अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक साथ ऐसे अमाइनो एसिड ना प्रेजेंट होते जो कि अल्फा हेलिक्स को सपोर्ट करते हैं, अल्फा हेलिक्स के बनने को सपोर्ट करते हैं, तो ये अल्फा हेलिक्स कभी नहीं बनती। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही है प्राइमरी स्ट्रक्चर, या प्राइमरी स्ट्रक्चर के सीक्वेंस ही हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि हाँ यहाँ अल्फा हेलिक्स बनेगी, यहाँ बीटा शीट बनेगी, यहाँ बीटा टर्न बनेगा और यहाँ कुछ नहीं बनेगा। ये सभी के सभी चीज़ें प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करता है प्रोटीन का। ओके, तो ये नॉर्मली प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है आप हम लोग देख चुके हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू बस सारे अमाइनो एसिड ऐसे लाइन से जुड़े होते हैं। इसको आप 2D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप 2D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, या प्राइमरी जो कोवेलेंट लिंकेज के साथ सारे अमाइनो एसिड हमारे जुड़े हुए हैं, ये वो स्ट्रक्चर है। उसके बाद अब ये डिटरमाइन करेगा, अब इससे आप आगे चलोगे, आप इससे ढेर सारी चीज़ें कर चुके हैं। आपने यहाँ से सीक्वेंसिंग कर ली है। ठीक है, आपको इससे ढेर सारी नॉलेज मिल गई, आपने सीक्वेंसिंग कर ली है, आपने कंपैरिजन कर लिया है, जितने भी आपकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की टेक्निक्स थी वहाँ से आपने डिटरमाइन कर लिया कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमको कैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और अभी जैसे हम लोग ने बात करी तो हमें ये पता चल चुका है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा वैसा ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब ये बात आप एकदम अपने ध्यान में रखिएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद अब कोई कोवेलेंट लिंकेज नहीं बनने वाली। अब आगे से जितने भी लिंकेज होंगे वो सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी में सबके सब नॉन कोवेलेंट लिंकेज होंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है और बहुत ज़्यादा यहाँ से दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये दिक्कत ना बिल्कुल भी पैदा करें, अपने दिमाग में बिल्कुल भी परेशानी ना रखें। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम बढ़ चले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेगुलर लोकल स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन की बैकबोन में। अब ये प्रोटीन की बैकबोन क्या है? मान लीजिए आप ऐसे करके चले थे यहाँ से यहाँ तक, ये है इंटरनल, ये है सीटर्नल, इसके बीच में आपको 25 रेजिड्यूज हैं आपके पास, यानी कि 25
अमाइनो एसिड्स हैं आपके पास। अभी ये एकदम नॉर्मली 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन अब कहीं पे किसी एक जगह पे कोई लोकल स्ट्रक्चर बन गया नॉर्मल 2 डायमेंशनल से अलग, ठीक है, नॉर्मल 2 डायमेंशनल से अलग। मान लीजिए 14 से लेके 23 तक, 14 से लेकर 23 तक एक स्ट्रक्चर बन गया जो कि अभी हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर से, जो कि कोवेलेंटली लिंकेज था, उससे अलग है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से अलग है, ऐसे इस तरीके से NC, ठीक है। तो ये 14 से लेके 23 तक आपका एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब बनेगा तो वो सिर्फ एक ही होगा। मतलब हमको 3 टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेजरली देखने को मिलते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और रिवर्स टर्न, जिसमें से अल्फा हेलिक्स सबसे कॉमन है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट एक साथ हो गए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी प्रोटीन में हम सिर्फ तब बोलेंगे जब पूरी प्रोटीन में हमको एक ही लोकल फोल्डिंग मिलेगी, ठीक है, एक ही लोकल स्ट्रक्चरल फोल्डिंग मिलेगी। अगर एक ही प्रोटीन में एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं तब हम उसको टर्शरी स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, ना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंस है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में हमको सिर्फ एक लोकल स्ट्रक्चरल बैकबोन में चेंज मिलता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिलता है, और इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स का आपस में अरेंज होना बनाता है सेकेंडरी से टर्शरी स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट और रिवर्स टर्न। तो इसको हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें अल्फा हेलिक्स की तरफ कि अल्फा हेलिक्स आखिर हमको क्या बताना चाह रही है, तो जैसे कि आपको इसके नाम में ही पता चल रहा है कि हेलिक्स है। हेलिक्स है तो जाहिर सी बात है, आप स्प्रिंग कंसिडर कर लीजिए। आप अपने सबके पास वो वाला पेन होता है जो आप लोग ऐसे करके पुश करते हो, उसको आप लोग खोलते जरूर हो, उसकी स्प्रिंग निकालते ज़रूर हो और फिर ऐसे देखते ज़रूर हो। तो उसकी जो स्प्रिंग है, ठीक है, उसकी जो स्प्रिंग है वैसा ही हमारा हेलिक्स है, ठीक है, वैसा ही हमारा हेलिक्स है। और यहाँ पे ऐसे करके कॉइलिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके ये कॉइलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड हमको देखने को मिल रही है वो क्या है, ट्विस्टेड है, कॉइल्ड है, क्या बना रही है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरफ से नहीं, इस तरफ से कॉइलिंग हो रही है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ओके, जिसमें हमको देखने को मिल रहा है कि हर टर्न में कॉइल के कितना डिस्टेंस है, एक टर्न के बाद 5.4 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, 5.4 एंगस्ट्रॉम का। अगर आप ये याद ना भी रखें तब भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्फा हेलिक्स में याद रखना क्या है, वो है ये कि पर टर्न अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, पर टर्न अल्फा हेलिक्स में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जब ये अल्फा हेलिक्स इस तरीके से बन रही होती है, अभी मैंने बात करी थी कि यहाँ पे कोवेलेंट लिंकेज नहीं होगी, यहाँ पे नॉन कोवेलेंट लिंकेज होगी, जो कि इस केस में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप देखें कि इस तरीके से आपकी ये अल्फा हेलिक्स ऊपर की तरफ जा रही है तो सेंटर में इसके एक इमेजिनरी एक्सिस होगी, ठीक है, सेंटर में इसके एक इमेजिनरी एक्सिस होगी। जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे अल्फा हेलिक्स में, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे, ये सभी के सभी इस सेंट्रल जो एक्सिस है, जो सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है, इसके पैरेलल होंगे, ठीक है, इसके पैरेलल होंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ भी करिए ये मत भूलिएगा, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं अल्फा हेलिक्स में और परपेंडिकुलर बनते हैं बीटा शीट में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। तो आर ग्रुप जो हमारे होंगे, यानी कि जो साइड चेंज होंगी अमीनो एसिड की, ये बाहर की तरफ निकली रहती हैं, ये इस अल्फा हेलिक्स में फिट नहीं होती हैं, ठीक है। जो हमारी बैकबोन चलती है उसमें से जो CO ग्रुप है, ठीक है, जो CO ग्रुप है वो क्या करता है, NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और ये NH ग्रुप CO ग्रुप का जो मतलब एक अमीनो एसिड 2, 3, 4 ऐसे करके ये एक दूसरे के ऊपर है। तो NH ग्रुप से किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अपने नीचे जो 4th CO ग्रुप होगा, जो 4th CO ग्रुप होगा अमीनो एसिड का, ये जो 4th अमीनो एसिड का CO ग्रुप होगा उससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इस तरीके से। एक है यहाँ पे
एक है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक उसको आने में लगे कितने 4 अमाइनो एसिड। तो ये 4th अमाइनो एसिड के CO ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और वो हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल होगा इमेजिनरी एक्सिस के। ठीक है, तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है जो कि बड़ा मज़ेदार है। तो इस तरीके से कुछ अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये हेलिक्स जो है ये इस तरीके से राइट हैंडेडली मूव कर रही है। ठीक है, राइट हैंडेडली ये मूव कर रही है हेलिक्स, और एक एक करके आप देख रहे हैं आर ग्रुप बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रखे हैं। आर ग्रुप का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये जो CONH लिंकेज है, ये जो CONH लिंकेज है ये एक से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में, या ये कह लें एक अमाइनो एसिड के बाद चौथे अमाइनो एसिड से लिंक हो रहा है। ये एक हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4th हो गया। ठीक है, तो 1 to 4th अमाइनो एसिड पे आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड की लिंकेज देखने को मिल रही है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हैं। ये आपकी सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है और इसी एक्सिस के साथ साथ आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अल्फा हेलिक्स। हम अगर बीटा प्लेटेड शीट की बात करें या बीटा शीट की बात करें तो ये भी एक बहुत मज़ेदार सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। समझने को देंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम समझते हैं। तो बेसिकली जो बीटा शीट है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, जो आप सब लोगों ने अपने घरों में देखी होगी, वो जो टीन होती है ना। कोई कई लोगों ने क्या सीमेंट की होती है और कई लोगों के घर पे मतलब वो मेटल की होती है। ठीक है, तो वो टीन कुछ इस तरीके से चलती है, आपने देखी होगी, इस तरीके की टीन होती है, रिजेस एंड फरोज होते हैं उसमें। ठीक है, तो उस टीन के रेजेस एंड फरोज की तरह बीटा प्लेटेड शीट्स में भी रेजेस एंड फरोज होते हैं, और ऐसे ही बीटा प्लेटेड शीट जो है वो मूव करती है, ऐसे ही बीटा प्लेटेड शीट जो है वो मूव करती है। तो बड़ा मज़ेदार अरेंजमेंट है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर देखेंगे समझ में आ जाएगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका वही टीन जैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, एक तो हमको पैरेलल बीटा शीट देखने को मिलती है और एक एंटी पैरेलल बीटा शीट देखने को मिलती है। अगर जो बीटा शीट रन कर रही है ऐसे N2C, ठीक है, N2C ऐसे करके, और यहीं से फिर से N2C मूव करे, फिर से N2C मूव करे, अगर इस तरीके से शीट्स मूव करती हैं तो हम कहते हैं पैरेलल। अगर इस तरीके से मूव करते हैं कि इधर N आ गया, इधर C आ गया, ठीक है, फिर आपके बाद इधर यहाँ से फिर से ये मूव कर गई तो इधर यहाँ पे N आ गया, इधर C आ गया, तो इस तरीके से हम कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट। बेसिकली आप इसको अगर बनाना चाहो तो इस तरीके से बनती हैं। ये है आपकी एंटी पैरेलल, ठीक है, ये है आपकी एंटी पैरेलल। अगर आप पैरेलल बनाने की कोशिश करो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, यहाँ से लिंकेज करना पड़ेगा और फिर ये इस तरीके से बनेंगी साथ में। तो बेसिकली आपको ज़्यादातर एंटी पैरेलल देखने को मिलेंगी, लेकिन पता आपको दोनों चीज़ें की पैरेलल होती है और एंटी पैरेलल होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सेंट्रल एक्सिस होगी, अब ये सेंट्रल एक्सिस है ये इस शीट की, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस है ये, और इस सेंट्रल एक्सिस पे आप देख रहे हो परपेंडिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलरली हमको हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। प्लस बीटा प्लेटेड शीट्स की कुछ खास बातें भी हैं। वो खास बातें क्या हैं कि जो कुछ लार्ज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जो लार्ज एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, और जो बीटा ब्रांच्ड अमाइनो एसिड्स हैं जैसे थ्रियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ये जो है फेवर में रहते हैं, या ये जो है ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे बीटा शीट के बीच में। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अच्छा अल्फा हेलिक्स की अगर हम लोग बात कर लें तो अल्फा हेलिक्स में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनको हम हेलिक्स ब्रेकर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर्स के नाम से जानते हैं। तो अल्फा हेलिक्स के केस में हमें वो दो ऐसे अमाइनो एसिड मिलते हैं, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन।
जिनको हम हेलिक्स ब्रेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट में हमको ये पता चल गया कि टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये बीटा शीट बनाने के फेवर में रहेंगे। जहाँ पे भी ये रेपिटेटिव हमको मिल जाएंगे वहाँ पे बीटा शीट बन जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही जहाँ पे अल्फा हेलिक्स में हमको मिल जाएंगे फेवरेबल, वहाँ पे अल्फा हेलिक्स बन जाएगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रेजिड्यूज हैं जैसे कि प्रोलीन, ठीक है, और ग्लाइसिन, ये क्या है, ये एज पे रहने की कोशिश करते हैं, एज पे रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बीटा प्लेटेड शीट अगर इस तरीके का एक सेल है या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है एकदम एज पे, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोटीन जा रही है यूं। ठीक, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट हो गया आपका, ये जो सेंटर वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपका बीटा शीट हो गई। लेकिन इस एकदम एंड पे ये जो टर्न बना हुआ है, ये जो टर्न बना हुआ है जहाँ से ये ज्वाइंट है सारे आपस में, बीटा शीट या जो हमारी पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट है, इसको हम बोल रहे हैं बीटा टर्न या बेसिकली बीटा शीट का एज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादातर मतलब प्रिवेलेंटली हमको यहाँ पे प्रोलीन और ग्लाइसिन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि प्रोलीन और ग्लाइसिन के जो टॉर्शनल एंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलाउड होते हैं, मतलब मुकाबले बाकी सारे अमीनो एसिड्स के। इसके जो अल्फाई और साई एंगल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलाउड होते हैं अकॉर्डिंग टू रामाचंद्रन प्लॉट, जो कि हमको देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपको ये याद रखना है कि बीटा प्लेटेड शीट हो या अल्फा हेलिक्स हो, बीटा प्लेटेड शीट हो या अल्फा हेलिक्स हो, एक प्रोटीन में एक ही मिलेगा, तभी हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। बात करते हैं अगर टर्शरी स्ट्रक्चर की, तब हमको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या अलग है। जैसा भी हम लोगों ने बात करी थी, जैसा भी मैंने बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, एक नॉर्मल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें हमको कोई भी बहुत ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कोई भी बहुत ज़्यादा नए बदलाव या स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे। नॉर्मल एक कोवेलेंटली लिंकेज के साथ बना हुआ एक कोवेलेंटली लिंक्ड हमारे पास अमीनो एसिड रेसिड्यूज की चेन थी। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक लोकल स्ट्रक्चरल फोल्डिंग हमको देखने को मिली और ये कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। अब क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर में इन लोकल फोल्डिंग्स का भी हमको आपस में अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। बेसिकली एक प्रोटीन चेन के अंदर हमको अल्फा हेलिक्स मिल सकता है, उसी के साथ हमको बीटा शीट मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो सकता है। एक ही प्रोटीन में हमको 2 अल्फा हेलिक्स मिल सकते हैं या 2 से ज़्यादा अल्फा हेलिक्स मिल सकते हैं। एक ही प्रोटीन में हमको 2 बीटा शीट्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहे हैं और ये आपस में अरेंज हो रहे हैं, तब हमको प्रोटीन हम कहेंगे कि सेकेंड तुम्हारे टर्शरी स्ट्रक्चर में आ चुकी है। टर्शरी स्ट्रक्चर में जितने भी बॉन्डिंग होगी या जो अरेंजमेंट होगा, इनका आपस में चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर में, वो जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो नॉन कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा। बार बार मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारा हेलिकल फॉर्म है पॉलीपेप्टाइड का, वो क्या हो रहा है, फोल्ड होगा किसमें, स्फेरिकल में, ग्लोबुलर में, एलिप्सॉइड में और अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन में, जैसा प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादातर जितने प्रोटीन के फंक्शनल फॉर्म है, ठीक है, जितने भी प्रोटीन के फंक्शनल फॉर्म है, भले ही वो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो, ठीक है, भले ही वो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो, भले ही वो एक एंजाइम हो, जितने भी प्रोटीन के फंक्शनल फॉर्म है, ज़्यादातर वो हमको टर्शरी फॉर्म में या टर्शरी जो हमारा लेवल है उसमें ही देखने को मिलते हैं। तो अगर प्रोटीन की हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वो हमको टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलने वाली है, ना प्राइमरी में ना सेकेंडरी में। ठीक है, जो भी हमारा प्रोटीन होगा वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही या टर्शरी रोल में काम करने वाला है। जितने एंजाइम्स हो गए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, ये सब टर्शरी स्ट्रक्चर अटेंड करके रखते हैं। ठीक है, तो कौन से वो 4 मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम लोग देख चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, कोई भी जो हमारा हमारी हेलिक्स में या बाकी सारी चीज़ों में हमको पता ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज। ठीक है,
और वो चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाने की कोशिश करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छी खासी स्पेसिफिसिटी दे देते हैं एक स्ट्रक्चर को, जैसे कि हमको डीएनए में भी देखने को मिलता है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड है प्लस हमारे पास आयनिक इंटरेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है, हमारे पास एस्पार्टिक एसिड है जो कि एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, और बेसिक अमीनो एसिड है अर्जिनिन और लाइसिन हिस्टिडीन जो कि बेसिक अमीनो एसिड है। तो ये अपोजिटली चार्ज अमीनो एसिड एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे वहां पे चेंजेस आ जाएंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर में। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तब भी इधर से इधर बन गया तो स्ट्रक्चर इधर आ गया, बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड मिल रहा है तब भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ओवरऑल ये सारे के सारे बॉन्ड्स मिलके, जितने भी ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, मिलके पूरा का पूरा आपके जो चेंजेस हैं उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो हैं वो फॉर्म हो चुके हैं, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट रोक के रखना है इन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर भी ज़्यादातर पोर्शन पानी का है या वाटर है, और सेल के बाहर भी ज़्यादातर पोर्शन वाटर ही है। तो ज़्यादातर प्रोटीन्स ऐसे होती हैं जिनको पानी में ही रहना होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स अंदर की तरफ चले जाएं, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स बाहर की तरफ आ जाएं, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स बाहर की तरफ आ जाएं, अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स या नॉन पोलर अमीनो एसिड्स अंदर की तरफ चले जाएं। तो इस इंटरैक्शन से प्रोटीन अच्छा खासा अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है, और क्या बनाता है, अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में या फंक्शनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखने की कोशिश करेंगे, हमारी एक प्रोटीन चेन थी जो कि एक नॉर्मली बिल्कुल N2C बन के निकली थी, लेकिन अब वो प्राइमरी से पहले सेकेंडरी में कन्वर्ट हुई, और अब सेकेंडरी से आ गई है वो टर्शरी में, जिसमें ये ढेर सारे बॉन्ड, H बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये जो पैच बना हुआ है, ठीक है, ये जो पैच बना हुआ है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पैच, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पैच। बेसिकली ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी से दूर रहने की। अब पानी से दूर ये कैसे रह सकते हैं, जब ये अंदर हो, एकदम कोर में हो प्रोटीन के, और बाहर से चारों तरफ से हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स ने घेर रखा हो। तो ये कोर में जाने के लिए क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोटीन चेन को फोल्ड करते हैं इस तरीके से कि ये बिल्कुल कोर में पहुँच जाए, और वो आप यहाँ पे देख भी रहे हो स्ट्रक्चर में। प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आपको यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों के साथ प्रोटीन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो आई होप को क्लियर हुआ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, नॉर्मल N2C हमको सारे अमीनो एसिड रेसिड्यूज मिल रहे थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारा एक लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, एक हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। उसके बाद इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का आपस में मिलना, आपस में अलग अलग स्ट्रक्चर अटेन करना, और ओवरऑल प्रोटीन को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देना, वो था हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये बड़ा मज़ेदार है, मतलब बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बता दूंगा। देखिए, आपने एक वो पढ़ी हुई है हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 एंजाइम या 1 जीन 1 प्रोटीन हाइपोथेसिस। तो अगर ये एक जीन है यहाँ से यहाँ तक, इससे एक प्रोटीन कोड हुई P1, ठीक, और एक दूसरा जीन है यहाँ से यहाँ तक, ये प्रोटीन, इससे एक प्रोटीन कोड हुई P2, ठीक है। तो ये P1 प्रोटीन अकेले किसी काम की नहीं, और ये P2 प्रोटीन अकेले किसी काम की नहीं, लेकिन ये P1 प्रोटीन भी अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में है, और ये P2 प्रोटीन भी अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में। जब ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है, ऐसे करके P1 और P2, तब ये क्या कर रहे हैं, तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी प्रोटीन्स जो कि अलग अलग जीन से कोड होकर आई हों, जो कि अलग अलग जगह से आई हों, अकेले में फंक्शनल ना हो, लेकिन जब आपस में मिल जाएं तब वो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, तब हम कहते हैं कि ये प्रोटीन या ये पूरा स्ट्रक्चर अपने क्वाटरनरी फॉर्म में है, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसने अटेन किया है। कब? जब एक से ज़्यादा प्रोटीन आपस में मिल जाती हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, अल्फा 2, बीटा 2, जिसमें से अल्फा जो है वो एक जीन से बन के आती है और बीटा जो है वो एक चेन से या एक जीन से बन के आती है। ठीक है, तो ये आपस में अरेंज होते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू और तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में सभी प्रोटीन्स थे, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सारे प्रोटीन नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल ये पिछले साल क्वेश्चन भी आया था, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस। हीमोग्लोबिन जो है ये हमेशा अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहता है और मायोग्लोबिन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में रहता है, क्योंकि मायोग्लोबिन किसी और एक्सटर्नल प्रोटीन के साथ या किसी दूसरे प्रोटीन के साथ बाइंड होकर काम नहीं करता है, वो अकेला ही सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर में ही काम करता है। तो मैक्सिमम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में कौन जाएगा? जिसको साथ ही प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी फोल्ड होने के लिए या अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ तक थे हमारे प्रोटीन के लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हम लोग, और वो है प्रोटीन फोल्डिंग फनल। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग फनल, ये इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गेट में तो खासकर उनका बड़ा प्रिय टॉपिक है। ठीक है, तो फोल्डिंग फनल क्या बताना चाहती है या फोल्डिंग फनल क्या बताना चाहती है? पहली बात तो इसका नाम फनल क्यों पड़ा? आप सभी लोगों ने लैब में वो फनल देखी होगी, इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी जो इसका मतलब क्या कहते हैं, जो इसका हाइपोथेसिस दी गई थी या फनल का स्ट्रक्चर दिया गया था वो कुछ उसी तरीके का था, इसीलिए इसका नाम फोल्डिंग फनल पड़ा। ठीक है, और फोल्डिंग फनल क्यों पड़ा वो भी उनको पता चल जाएगा। तो कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए। पहले तो नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन का मतलब होता है, या नेटिव स्ट्रक्चर प्रोटीन का मतलब होता है ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जहां पे प्रोटीन के पास सबसे कम एनर्जी हो। बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये चीज़ ऐसे रहती है। ठीक है, ये आपकी जो प्रोटीन है ये ऐसे रहती है, इसमें सबसे कम एनर्जी रहती है तब। अब आप इस प्रोटीन को ऐसे रख दो, इसको खोल के इस तरीके से फोल्ड कर दो, तो ये ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह पाएगी क्योंकि इसमें है एनर्जी, ये है अनस्टेबल। तो ये कोशिश करेगी ऐसे वापस से होने की, लेकिन हो नहीं पाएगी क्योंकि उसको आपने रोक के रखा हुआ। इसके बाद एनर्जी, तो अभी ये स्टेबल नहीं है। अब जब तक ये पूरी खुली रहेगी तब तक ये बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। ये धीरे 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 फोल्ड करके इसको चाहिए कि ये ऐसे बंद हो जाए। ठीक है, अपने नेटिव फॉर्म में आ जाए। जब ये प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में रहेगी तब इसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, और जब ये प्रोटीन पूरे ओपन फॉर्म में रहेगी तब इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी। ठीक है, आपको पता है कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो फोल्डिंग फनल क्या बताता है? फोल्डिंग फनल ये बताता है कि प्रोटीन एक बार जब बनती है, नई एकदम प्रोटीन बन के आई है, पूरे ओपन स्ट्रक्चर में है, तो ये अपने फोल्ड होने तक, स्ट्रक्चर में फोल्ड होने तक एक डेफिनेट पाथ जो है वो फॉलो करती है। एक डेफिनेट पाथ जो है वो फॉलो करती है। मैं कहने वाला तो ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका ये फनल बना लिया गया, तो इस फनल का ये जो ऊपर की सतह है सबसे शुरुआती, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टर्म दिया है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ आपकी रैंडमनेस। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, प्रोटीन के पास सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी होगी, और इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे आपकी प्रोटीन जो है वो सबसे कम स्टेबल होगी, सबसे अनफोल्डेड होगी। ठीक है, फिर क्या होगा? धीरे 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 एक पाथ फॉलो किया जाएगा और प्रोटीन पहले बनेगी मोल्टन ग्लोब्यूल फॉर्म में या बेसिकली इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म क्या आपको दर्शाएगी? इंटरमीडिएट फॉर्म ये दर्शाएगी कि हाँ, अब अनफोल्डेड से इस फॉर्म में एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अभी ये नेटिव स्टेट नहीं है। अभी ये नेटिव स्टेट नहीं है। नेटिव स्टेट आने के लिए इसको और ज़्यादा फोल्ड होना पड़ेगा, ऐसा फोल्ड हो जाए कि अल्टीमेटली नेटिव स्टेट में आ जाए और इसके पास जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ये इस जगह पहुंच जाए कि इसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए, नेटिव स्टेट पे पहुंच जाए। अब इसका मतलब क्या है, क्यों ये चीज़ दी गई? ठीक है, तो ये सब तो आपको पता चल गया। इसके साथ एक चीज़ एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं लेवेंथल पैराडॉक्स या लेवेंथल्स पैराडॉक्स। ये इस बार के एग्जाम में आया भी था कि लेवेंथल्स पैराडॉक्स किस चीज़ के साथ लिंक्ड है। तो बेसिकली लेवेंथल्स पैराडॉक्स में क्या कहा गया है कि प्रोटीन अगर इस फोल्डिंग फनल के मुताबिक एक डेफिनेट पाथ चूज ना करे,
ठीक है भाई, ये तो कह सकते हैं ना कि प्रोटीन है उसका जैसा मन होगा वो फोल्ड हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोटीन एक डेफिनेट पाथ चूज ना करे तो उसको ऑलमोस्ट 1 × 10⁻76 ईयर्स लगेंगे। 1 × 10⁻76 ईयर्स लगेंगे अपने नेटिव स्टेट में पहुंचने के लिए। लेकिन क्योंकि प्रोटीन एक डेफिनेट पाथ फॉलो करती है और अल्टीमेटली अपने नेटिव स्टेट तक पहुंचती है इस फोल्डिंग फनल को फॉलो करते हुए, तो उसको बहुत कम टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स, उतने में ही ये प्रोटीन पहुंच जाती है अपने नेटिव स्टेट पे। तो लेवेंथल पैराडॉक्स ने ही ये बताया था कि अगर ये फोल्डिंग फनल के मुकाबले एक डेफिनेट पाथ ना होता तो इसे इतना टाइम लगता, लेकिन नहीं लगता है, तो इसका मतलब एक डेफिनेट पाथ ये प्रोटीन जरूर से फॉलो करती है। तो ये चीज़ हमको प्रोटीन फोल्डिंग में देखनी थी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आई आप लोग को ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब यूट्यूब गुरु मंत्रा चैनल एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम channel, follow us on Guru Mantra page on Facebook. Okay, visit this website gurumantraacademy.com. You will get everything here. Okay, you can contact on the given contact details and do share this also with your friends or colleagues ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं. So we'll meet you in the next lecture. Signing off.